चलिए, कल हमने डिस्कस किया था बिजनेस साइकिल की, थोड़ी चर्चा करी थी हमने, याद है आपको? ओके, थोड़ा टेबल पीछे करेंगे प्लीज, बस ठीक है। ओके बॉस, चलिए बिजनेस साइकिल हमने 4 फेजेस डिस्कस करे थे। सबसे पहले ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन, ऊपर पहुंच गया पीक कह लीजिए, सैचुरेशन कह लीजिए, फिर नीचे जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन, और धराशायी हो गया 2 ट्रो। ठीक है, ओके। आज पहले देख लीजिए कुछ टॉपिक रह रहा है क्या, तो इंडिकेटर्स रह रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स चर्चा कर लेते हैं। कल आप नहीं थे, पेज नंबर 5.7। और जब नीचे गिरने के बाद वो दोबारा उठे तो वो एक सिचुएशन, हम उसको रिकवरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस दोबारा से रिकवर होने की कोशिश हो रहा है। अब भाई लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब कि भाई इंडिकेटर तो समझ रहे हैं, बिजनेस साइकिल में क्राइसिस आ रही है या डिप्रेशन आ रहा है, या जरूरी नहीं है हम हमेशा क्राइसिस की बात करेंगे, हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हैं। बट यस, हम चिंतित किससे हैं? हम चिंतित तो डिप्रेशन से ही है, तो हमें सबसे ज्यादा डर उसी का है। तो हमें उसी की इंडिकेशन सबसे पहले चाहिए कि भाई कहीं डिस्टरबेंस आने वाला है, तो वो कब आने वाला है वो पता पड़ जाए। तो उसके कुछ फैक्टर्स थे, और लीडिंग इंडिकेटर्स के फैक्टर्स में सबसे पहले लीडिंग इंडिकेटर मतलब वेल इन टाइम, पहले पता पड़ जाए। ठीक है, बुक्स किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है बुक? आप उसमें मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं बेटा, है ना? ठीक है, तो पहला पैरा पढ़ेंगे, और अभी मैं ये पैरा नहीं समझाऊंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे समझाने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। तो a leading indicator is a measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend. Exactly, इन्होंने भी क्राइसिस की बात नहीं की है, पर्टिकुलर पैटर्न, वो पैटर्न ऊपर का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स those variables that change before the real output changes are called leading indicators। मतलब कुछ होने से पहले, जैसे कोई बीमार हो रहा है तो उससे पहले सिम्टम्स पता पड़ते हैं, लगभग वैसा ही केस है। ठीक है, इंडिकेशन मिलता है आपको। अरे यार, मैंने तो बोला था कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं तो समझाने चालू कर दिया, अब मैं फुल स्टॉप करूंगा, अब आप समझाओगे। ठीक है, मैं तो फ्लो में समझाने लगा। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफन चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स। मतलब कोई बड़ा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होने से पहले हमें दिख जाता है, इन्वेस्टमेंट है, कोई इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। हाँ। जैसे एग्जांपल की बात करें कि जैसे वॉर का ही ले लेते हैं, अभी तो यही चल रहा है, तो वॉर होने वाला था, वो वॉर होने के बाद ही पता चला कि पहले भी पता चल रहा था कि हो सकता है? चल रहा था ना, कि भाई इनमें डिस्टर्बेंस चल रहा था, इनके डायलॉग्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, या कहीं ना कहीं इनकी इनफैक्ट जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे कि भाई वेनेजुएला पे अटैक किया, ग्रीनलैंड को क्लेम कर रहे थे, तो लग रहा था नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं ये। तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो भी इंडिकेट कर रहा था कि आप वॉर की सिचुएशन पे आने वाले हो। और सिमिलर वॉर शुरू होने से पहले 3 महीने पहले एक और सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जब यूएस ने अपने ट्रूप्स भेजे थे और लोगों को लग रहा था तो वॉर शुरू ही हो जाएगा, बट उन्होंने वापस बुला लिए थे, फिर दोबारा भेजा, फिर वॉर हो ही गया। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स है। ठीक है, जो मेजर एडजस्टमेंट, ये मेजर चेंज होने से पहले कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर्स हुए। या अपन ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, कोई गाड़ी से जा रहा था कहीं, तो भाई जो है आगे जाके पता चला कि उसका टायर फट गया। ठीक है भाई, टायर फट गया ये तो बाद में पता चला, और उससे शायद एक्सीडेंट हो जाए, या उससे शायद भाई गाड़ी अनबैलेंस हो जाए, लेकिन इंडिकेटर था, बोले हाँ मैंने तो देखा था गाड़ी तुम्हारी पंचर है, तो भाई बताया क्यों नहीं? तो ये आपको एक छोटा सा इंडिकेटर था बिफोर अ मेजर एडजस्टमेंट। मेजर एडजस्टमेंट क्या हुआ कि भाई टायर फट गया। तो सिमिलर वे में जब इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन पे आती है तो वो पहले सिग्नल करती है, बॉडी भी जब डिस्टर्बेंस पे आती है तो वो सिग्नल करती है, कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगते हैं, और फिर बाद में वो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जब बीमारी चालू हो जाती है तो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। पहले क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं कि आपके इस ऑर्गन में कोई इशू हो सकता है, उस ऑर्गन में कोई इशू हो सकता है। ठीक है, या जैसे भाई किसी की आंखों में डिस्टर्बेंस है तो ब्लर होने लगेगा, सीधे थोड़ी वो उसको कोई आंखों की कोई समस्या हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस। अब चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस क्या है भाई?
मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मार्केट फीलिंग्स पे चलता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग्स दो टाइप की हो सकती है मार्केट के अनुसार, बुलिश और बेरिश। बुलिश मतलब मुझे लगता है प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और बेरिश मतलब मुझे लगता है प्राइसेस नीचे जाएंगी। तो अगर मैं बुलिश हूँ और मुझे फीलिंग्स आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वॉर के केस में ले लें, मान लीजिए अगर पेट्रोकेमिकल कंपनीज को ये इंडिकेशन मिल गया था कि भाई वॉर होने वाला है और उससे आगे की आउटपुट क्या आएगा, तो हो सकता है उससे रिलेटेड, जैसे क्रूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पहले ही महंगे होना चालू हो गए, तो हम पूछे भाई महंगा क्यों हो रहा है, तो महंगा होने का कारण ये था कि भाई आगे सिग्नल कर लिया है। तो फीलिंग्स पे चलता है 100%। अगर वो वॉर कैंसिल हो जाता तो वापस वहीं आ जाता। बस समझ में आ रही है? तो चेंज इन प्राइसेस ऑफ स्टॉक, न्यू ऑर्डर्स और कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड। भाई हम नया ऑर्डर दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अब इतने का नहीं इतने का पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पेपर का पैकेट लेने भेजा, प्रिंटर के पेपर के पैकेट आते हैं, तो जनरली हम 200 रुपए का लेके आते थे, बोले अब 220 का मिलेगा। क्यों? बोले वॉर हो रहा है। मैं वॉर से पेपर का क्या संबंध? बोले नहीं, वॉर से भी पेपर का संबंध है, प्रिंटिंग विंटिंग कॉस्टली हो रही है। मैं ठीक है भाई। तो ये एक सिग्नल है। और उससे पहले सिग्नल क्या होता है कि भाई पुराने रेट का प्रोडक्ट ही मार्केट से आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब भाई पुराने रेट का मटेरियल नहीं अवेलेबल। क्यों? बोले लोगों को लग रहा है रेट बढ़ जाएंगे, सबने अभी सही ले लिया। ये भी होता है ना। अगर आज अफवाह फैल जाए कि भाई ग्रोसरी सप्लाई डिस्टर्ब होने वाली है, ये तो हो गया जो अनाउंस हो गया, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे पता पड़ गया, तो पहले आप अपना बैकअप क्रिएट करोगे या पहले सबको अनाउंस करके और मार्केट में अफरा तफरी मचाओ? पहले खुद बैकअप क्रिएट। तो वो आपने अपने लेवल पे इंडिकेशन दे दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फिर इसी में ही आगे चलते हैं अपन। तो न्यू ऑर्डर्स या न्यू सप्लाईज में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांटेड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेज। बिल्डिंग परमिट समझते हैं? मकान बनाने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। किससे लूंगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से या टीएनसीपी से, टाउन एंड कंट्री, मोटा मोटा एक तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रैकिंग फोरकास्टिंग चेंजेस इन बिजनेस साइकिल्स। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको, जैसे कि रुपीस टूटने लगा, इंडियन रुपया टूटने लगा, तो टूटने लगा तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेटर है, क्यों टूट रहा है भाई, इतना क्यों टूटता जा रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे चल के आपको कोई एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, कोई एक मेजर एडजस्टमेंट मिल सकता है। अब इमेजिन करिए अगर डॉलर 100 रुपए का हो जाए, तो क्या हमारी इकोनॉमी में कोई अंतर आएगा या जैसा चल रहा है चलने देंगे? बताइए क्या अंतर आएगा, बोलिए मैडम। अपने को भी बोलना है, सत्संग में नहीं बैठना। हाँ बताइए। थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, मतलब कॉस्टली हो जाएगा। और चलिए इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गए, वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंपोर्ट्स मैं बाजार से बाहर से आउटसाइड द कंट्री से कुछ भी खरीदूंगा, मुझे ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। पहले $1, मान लो $1 का प्रोडक्ट है, 95 रुपीज देता था लेट्स से, या 90 रुपीज देता था, अब 100 रुपए दूंगा, तो मेरा तो 10 रुपए ही ज्यादा गया। इसके अलावा और क्या समस्या आएगी? आपका ध्यान किधर है? विकास फिल्वदिया इधर है। बताइए और सोचिए। कुछ लोगों को फायदा भी होगा। फायदा भी होगा तो कैसे? जिसको एक्सपोर्ट करना है उसका फायदा, फायदा है क्या? जिसको एक्सपोर्ट करना है उसका फायदा, उसको पहले भी डॉलर मिल रहे थे, आज भी डॉलर मिलेंगे। पहले मान लो मैं $1 का बेचता था, आज भी $1 का बेच रहा हूँ, लेकिन पहले $1 के बदले 90 रुपए मिलते थे, आज $1 के बदले 100 रुपए मिलेंगे। ये तो हो गया। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई, बड़ी बात बताओ, मेजर इशू क्या क्रिएट होगा? मेजर इशू क्या आएगा, बोलिए। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या समस्या आ सकती है, चलिए ये बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या समस्या आएगी? बस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। फंड्स होंगे उनके पास। क्या फंड्स? रिजर्व ठीक है, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और टैक्सेशन तो इन हाउस चीज हो गई। देखो टैक्सेशन को आप एक तरीके से आपके पापा के घर के लिए बनाए गए नियम समझ लो, तो आपके घर तक ही लागू है। आपके पिताजी ने या आपके पापा ने जो रूल्स बनाए वो आपके घर के लिए एप्लीकेबल है, उनके घर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इंडिया में जो भी टैक्स लग रहा है वो इंडिया के लिए,
भाई यूएस को उससे क्या लेने देना, तुम टैक्स कस्टम ड्यूटी लगती है शायद, उसमें कुछ चेंज है। मेजर चीज सोचो, मेजर हिंट करूं या सीधे आंसर दे दूं? नहीं। हिंट करूं? इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री आप किसको मानते हो? बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री आप किसको मानते हो? होम मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके बाद और मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर मिनिस्ट्रीज? फाइनेंस, मैं फाइनेंस पे इशारा कर रहा हूँ। फाइनेंस में कोई डिस्टर्बेंस आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में? अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री साल भर कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक दिन पूरे साल में ऐसा आता है जब सब फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं। बजट वाले दिन, करेक्ट। 1 अप्रैल नहीं होता? फर्स्ट अप्रैल में तो बजट फरवरी में होता है। आता है, लागू फर्स्ट अप्रैल से होता है ना। हाँ एप्लीकेबल होता है, लेकिन अनाउंसमेंट कब हो रहा है? एप्लीकेबल तो नए फाइनेंशियल ईयर से हो गई। हाँ। ठीक है, बजट कौन सी तारीख को आता है हर साल? फरवरी में आता है। डेट बताओ, यही सवाल निकला तो यही पहले। एक तारीख फिक्स है हर साल, उसी तारीख को आता है। 28, पता करके आना। 25। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, अपना पेपर एमसीक्यू, एमसीक्यू में से कोई ना एक चुन लेंगे। छोटा सा ही है, मैं नहीं बता रहा, पता करके आना, ठीक है? अभी 10 मिनट, गूगल जिंदाबाद। चलो देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? गूगल भी इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम उतना एफर्ट्स तो लो ढूंढने का। खैर, तो मैं आपको पहले, ये तो टॉपिक अपनी जगह में फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा था। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट बनाता है, तो क्या सारी चीजें फाइनेंस मिनिस्ट्री इन हाउस कर लेता है या उसको भी आउटसाइड डिपेंडेंसी है? है ना वो है। आउटसाइड डिपेंडेंसी है, और उस आउटसाइड डिपेंडेंसी में डॉलर और रुपये का रेशियो काम करेगा। कैसे? डेट बताओ। 1 फेब, अच्छा एक ही तारीख को आता है हर साल, ठीक है? हर साल एक ही तारीख को आता है। 28 को क्यों नहीं आएगा मालूम है? फिर लड़ाई हो जाएगी ना लीप ईयर वाले साल में। मजाक की बात है, मजाक की बात है, ये तो 1 फेब का ट्रेडिशन चला आ रहा है, ठीक है? खैर, अपन बात कर रहे थे बजट की, तो भैया बजट के थोड़ा अंदर चलूं, बिजनेस साइकिल का मोटा मोटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मैं थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला काम कर रहा हूं, करूं? बजट में आप ये बताइए, बजट, इंडिया का बजट का साइज पता है कितने करोड़ का बजट है? नहीं पता? छोड़ो 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 छोड़ो। ये बताइए कि इंडिया का जो बजट है उसमें मेजर खर्चा कहाँ होता है, कौन से डिपार्टमेंट में मेजर खर्चा होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री है जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को पैसा देती है कि ये लो अपना अपना डेवलपमेंट करो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कौन से मिनिस्ट्री को देती है? भाई अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा चाहिए ना, डिफेंस को चाहिए, होम मिनिस्ट्री को चाहिए, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स को चाहिए, हेल्थ को चाहिए, एजुकेशन को चाहिए, सबको पैसा चाहिए, रूरल डेवलपमेंट को चाहिए। तो मेजरली इंडियन गवर्नमेंट सब ज्यादा पैसा 3 एरियाज में खर्च करती है, जिसमें से एक डिफेंस है, दूसरा रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हेल्थ में पैसा खर्च करती है, मैंने उतना नहीं खर्च करती। मेजर अमाउंट बात कर रहा हूँ, मेजर अमाउंट मतलब लगभग 20% पैसा पूरे बजट का डिफेंस और रूरल मिनिस्ट्री में जाता है, रूरल डेवलपमेंट में। तो ये क्यों है? क्योंकि भाई रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो भाई इंडिया की 60% से ऊपर की पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही है। तो भाई पैसा तो इकोनॉमी, आपको मालूम है रूरल एरिया इंडिया के ये कह लीजिए, अगर इंडियन इकोनॉमी को मैं एक गाड़ी की तरीके से समझूं तो रूरल एरिया ऑफ इंडिया उसका इंजन है। कैसे? मैंने आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी बताई थी, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड मतलब घर, तो ज्यादातर लोग काम पे कहाँ से आते हैं? वो घर कहाँ पे है? लेबर कहाँ से आती है? ठीक है, लैंड कहाँ से आती है? ये तो शहर में मिलेगी लैंड। लैंड मिल जाएगी शहर में? मतलब गाँव ही तो शहर में है। शहर में लैंड मिल जाएगी? मुझे एक बढ़िया सा फैक्ट्री सेटअप करना है, अब इतने बीच सिटी में नहीं मिलेगी, पूरा वो आउटर जहाँ पहुंचोगे वो गाँव हो जाएगा। इज इट? ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मालनपुर की बात करते हैं, ग्वालियर में मालनपुर है, तो मालनपुर कोई शहर है क्या? एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो टाउन है एक तरीके का, ठीक है?
मुरैना की बात करें, मुरैना में बामोर है, बामोर कोई शहर है क्या, टाउन है, वो तो इंडस्ट्री एरिया बना, आसपास लोग रहने लगे तो मंडी बनती चलेगी, यही होता है। इनफैक्ट आपका मुरार देख लो, मुरार आर्मी कैंट डेवलप हुआ, आर्मी कैंट के बाहर और भी लोग रहने लगे, जैसे आर्मी रह रही है, उनको सब्जी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो भाई आर्मी कैंट में तो रहने ही देते थे, उसके आसपास जो जगह मिली वहां पे आदमी दुकान खोली, मकान बनाता चला गया, और वो एक नया टाउन डेवलप हो गया मुरार। तो एक ग्वालियर की part है। हाँ, ग्वालियर का ही पार्ट है, लेकिन आज से 15 साल पहले मुरार जाने में आदमी डरता था। वो तो थाटेपुर अब कनेक्ट हो गया, नहीं थाटेपुर जंगल रहता था, और थाटेपुर जंगल रहता था तो लोग बोलते थे सिटी सेंटर के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है, फिर एंड में जाके बुलारा आता है, क्योंकि उन्होंने भी आउटर एरिया में बनाया। टेकनपुर ले लीजिए, बीएसएफ का, हाँ। टेकनपुर के बगल में एक एरिया डेवलप हो गया है सिविलियंस का, उसको टीसीपी बोलने लगते हैं। टीसीपी मतलब टेकनपुर कंटोनमेंट, ऐसा कुछ है, मतलब नेबरिंग एरिया ऐसा कुछ है, जहाँ पे सिविलियंस रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से आता है। तो लैंड कहाँ से मिलेगी, लेबर कहाँ से मिलेगी, गांव से, रूरल एरिया से। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल भी वहीं से आ रही है। आप इमेजिन करो, ग्वालियर में मेला लगता है, मेला घुमा है, हाँ। वो भाई होगा यार, ठीक है। मेले में ज्यादातर पॉपुलेशन सिटी की मिलती है कि गाँव की मिलती है? गाँव की होती है। मेले में जितने भी लोग दुकान लगा रहे हैं ना, अगर गांव के लोग आना बंद कर दें तो उनका मेला ठप हो जाएगा। सिटी वाले लोग कब जाते हैं जनरली? अब तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, रात को 10 बजे कार जाती है तब जाते हैं, राउंड मार के आ जाते हैं। और सिटी में भी चलो जाते भी हैं, सिटी के भी लोग जाते हैं, तो सिटी के कितने जाएंगे? क्या आप सब परिवार 15-20 लोग 8 घंटे मेले में टाइम स्पेंड करने जाओगे? 1 घंटा 2 घंटा जाओगे, और सब परिवार तो छोड़ लीजिए, पहले कभी कोई बिजी है कभी कोई बिजी, अपन चल रहे वही बहुत है। हाँ। तो रूरल एरिया इज द इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और कुछ नहीं तो बचपन में ही पढ़ा होगा कि भाई हम इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। यस, हाँ, ये तो पढ़ाई है आपने। आगे बढ़ते हैं अपन। ये बताइए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी तो गांव से निकल रही हैं। आप सभी लोग कभी ना कभी किसी ना किसी विलेज को बिलोंग करते थे, आप नहीं करते तो आपके एंसेस्टर्स करते होंगे। ये सुनो, फादर आए होंगे सिटी पे, या फादर नहीं आए होंगे तो ग्रैंडफादर आए होंगे, कोई ना कोई 2-3 जनरेशन पहले किसी ना किसी विलेज से आया है। और कई बार इसलिए लोग पूछते तुम्हारा गांव कौन सा, तो मैं कहता हूँ बोले बोले नहीं गाँव बताओ, मतलब कहीं से तो आए होगे। तो भाई बात तो सही गला, बेसिकली मूल कहाँ से हो आप, ओरिजिन कहाँ है आपका। आज ग्वालियर में जितने लोग रह रहे हैं क्या सब ग्वालियर में ही जन्मे हैं? बाहर से आए। और जितना बड़ा शहर मुंबई देख लीजिए, क्या मुंबई में रहने वाले सारे लोग मुंबई में जन्मे हैं? ठीक है। तो अब बजट में क्या होगा मैं आपको बता रहा था। तो भाई बजट में एक बड़ा बजट होता है डिफेंस के लिए। नेशनल सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। तो नेशनल सिक्योरिटी हम कैसे करेंगे? लाठी और डंडे से? वेपन्स है। वेपन्स हम अभी खुद तो बना नहीं रहे हैं इतने कुछ खास, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? रशिया से कर रहे हैं, जनरली फ्रांस से कर रहे हैं, रफाल फ्रांस से बड़ा फेमस हुआ। यूएस से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं। अभी इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, उससे ठीक एक दिन पहले मोदी जी इजराइल से लौट के आए हैं। यस, मोदी जी इजराइल से निकल के इंडिया पहुंचे हैं, रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं, न्यूज देखी इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। और इजराइल से मोदी जी एक डील करके आए थे, कुछ वेपन्स की डील करके आए थे। लेजर बीम वेपन, लेजर बीम एंटी मिसाइल। ये क्या है? जैसे अभी जब थोड़ा बहुत पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध थोड़ा सा चालू हो गया था, तो उसमें याद है इंडिया का S-400 बड़ा फेमस हुआ था जो हमने रशिया से लिया था। वो क्या था? एक तरीके से कि भाई अगर कोई भी कंट्री हम पे मिसाइल छोड़ती है तो हमारा रॉकेट लॉन्चर उसको हवा में ही जाके नष्ट कर देता है। अब आयरन बीम मिसाइल से लेके आया आयरन बीम। तो वो आयरन बीम कैसे चलता है, क्या चलता है, तो उसका डेमो हमने इजराइल के बॉर्डर पे देख लिया। कोई भी होगा। हाँ हाँ, अब वो जो भी है, लेकिन पता पड़ गया कैसा है। इसी प्रकार हमें भी एक फायदा हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वॉर चालू हुआ था उसमें हमारा भी एक फायदा हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल हमने डेमो करके सबको दिखा दी कैसे चलती है। तो इंडिया के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड आने लगी, बट दूसरी कंट्री से। ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए भी ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि
इतने मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया ने पहली बार कुछ ऐसी बनाए मिसाइल बनाई जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज के बराबर की है। नहीं तो ये समझ लीजिए कोई AK-47 बना रहा है तो हम पिस्टल बना रहे थे, इतना डिफरेंस था। ठीक है, तो फिर मोदी जी ने, PM ने ये भी बोला था कि भाई हम जो है डिफेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं जो ये आर्म्स एंड वेपन्स हैं उनको खुद जनरेट करना चाहते हैं। खैर, तो बजट को भी डिस्टर्ब करेगा ये। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको 50,000 करोड़ के रुपए के ये लेना है, वेपन्स ले रहे हैं, वॉर गुड्स लेने हैं, और वो 50,000 55,000 करोड़ हो गया। 10% का इनटेक तो समझो। आप सोचो कि भाई 94 से 95 हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है। जस्ट इमेजिन अगर वही 94,000 करोड़ रुपीस होता और वो 5 हो गया, अब 1,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बजट हिल गया आपका, क्या समझ में आ रही है? इसके अलावा ये तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट बजट को डिस्टर्ब कर रहा है। गवर्नमेंट बजट को और क्या डिस्टर्ब कर रहा है? गवर्नमेंट सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से ही खेलती है। गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि भाई हम कितना फूड मटेरियल एक्सपोर्ट करें। भाई हम कृषि प्रधान देश हैं, तो हम खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा, वो अपनी जगह रेवेन्यू भी बढ़ाएगा। लेकिन क्या हम इस बात पे खुश हुए कि रुपया कमज़ोर होने से या डॉलर स्ट्रांग होने से जब हम बेचेंगे उसमें भी रुपया ज़्यादा मिलेगा, या असंतुष्ट है कि नहीं नहीं देना भी ज़्यादा पड़ेगा? ठीक है, लेकिन अदर एंड कह सकते हैं दूसरा भी पहलू देखो, अरे तो ऐसे तो 1,000 का कर दो। आप अपनी करेंसी को एक तरीके से डिप्रिशिएट होता हुआ देख रहे हो, डिवैल्यू होता हुआ देख रहे हो। ठीक है, तो ये भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। आज 94 95 टच करा है, तो क्या इंडिकेटर ही तो है कि समथिंग इज नॉट करेक्ट विद इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, व्हाट इज नॉट करेक्ट? कोई एक सिंगल रीजन तो कभी हो ही नहीं सकता, देयर आर मल्टीपल रीजंस। और उस मल्टीपल रीजन में एक रीजन तो यही है कि भाई वॉर हो रहा है, तो वॉर से भाई हमारा रुपया क्यों टूट रहा है? हमारा रुपया इसलिए टूट रहा है क्योंकि लोगों को, या लोग मीन्स आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड द कंट्री, जितने भी अदर कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको हमारी करेंसी पे भरोसा नहीं है। हमारी करेंसी पे भरोसा तब होगा जब हमारी सेंट्रल बैंक पे भरोसा होगा। हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? RBI। तो RBI पे भरोसा तब होगा जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज अच्छी होंगी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी तब अच्छी होंगी जब हमारा GDP, नेशनल इनकम और हमारी पॉवर्टी लाइन डिक्रीज होगी। कुल मिला के हम अंदर से जितना ठोस बनेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, परफेक्ट नहीं है लेकिन समझिएगा। कई आपने ऐसे अपने क्लास में या अपने दोस्त में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत मोटे होते हैं, बहुत मोटे, देखिए बहुत मोटे, और बेचारे मोटे तो होते हैं लेकिन शरीर में शक्ति नहीं होती। मतलब एक तरीके से बलून होते हैं वो। ठीक है, इन्फ्लेटेड होते हैं वो। इन्फ्लेटेड होते हैं आज की तारीख में ड्यू टू फास्ट फूड हो सकते हैं, या कोई जेनेटिक समस्या भी हो सकती है, या हो सकता है एंसेस्टर्स भी हेल्दी फैट थे तो वो भी हो जाते। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, हमारी इंडियन इकोनॉमी भी कुछ ऐसी ही हो रही है बड़ी बहुत हो रही है लेकिन स्ट्रांग नहीं है अंदर। अब आप एक बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति या एक बिल्कुल पतला जापानीज जो बिल्कुल फुर्ती से दौड़ रहा है, आप किसको ज्यादा हेल्दी मानेंगे? जापानीज लोग देखिए बहुत पतले होते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं वो अनहेल्दी है। इंडिया के कई लोग तो उसको माल नरिश डिक्लेयर करते हैं, बेचारे को पोषण का शिकार है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत परफेक्टली हेल्दी है। पॉइंट क्या है कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, हमारे में आपने स्टैटिस्टिक्स में 11th में पढ़ा होगा मीन मोड मीडियन। उसमें आपने डिफरेंस पढ़े थे, मीन वर्सेस मीडियन वर्सेस मोड। ये कहीं ना कहीं इसको आप इससे लिंक करिए, इंडिया में 1% पॉपुलेशन है जो मोर देन 70-80% पैसा होल्ड कर रही है। और दूसरी तरफ, या और एग्जांपल को क्रिस्टल क्लियर करूं तो एक ऐसा समझ लीजिए कि एक तरफ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड में रिचेस्ट की रैंकिंग में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ की आबादी ऐसी है, गवर्नमेंट का डेटा, मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, जिनको हम रोज खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। एक तरफ आप रिचेस्ट पर्सन या रिचेस्ट कैटेगरी में हो, और दूसरी तरफ आपको खाने के लिए भी अपनी पॉपुलेशन को फीड करना पड़ रहा है। अगर 150 करोड़ में 80 करोड़ को आपको फीड करना पड़ा है, क्या ये अचीवमेंट है? मतलब आपका 80 करोड़, मोर देन हाफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अपना डेली का गुजारा करने के भी सक्षम नहीं है।
हम नहीं कह रहे कि भाई आप हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब वेल्दी लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी जियो, वेल्दी नहीं जियो, लेकिन आप भाई 2-3 समय का भोजन तो करने के सक्षम रहो। रोटी कपड़ा मकान में आप रोटी ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये गवर्नमेंट का अचीवमेंट थोड़ी है। उसके लिए नो डाउट गवर्नमेंट को डायरेक्टली मैं क्या बोलूं, करप्शन अपने आप में एक अपनी जगह है, फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक लोड बर्डन अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यही सारी चीजों को डील करने के लिए तो इकोनॉमिक्स बनाई गई है कि आप क्या बेटर करो, और हम कुछ टूल्स हैं हमारे पास। वो टूल्स क्या है? टूल्स यही हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट कम कर दो। अब ये चैप्टर आएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। रेपो रेपो बताऊंगा, रेपो रिवर्स रेपो, ठीक है। बेसिकली आसान भाषा में अभी समझ लीजिए, आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक मान लीजिए आपको 10% पे लोन दे रहा है, ठीक है। बैंक कितने पे? 10% पे लोन दे रहा है, तो बैंक 10 पे क्यों दे रहा है? 8 पे क्यों नहीं दे रहा? 4 पे क्यों नहीं दे रहा? 20 पे क्यों नहीं दे रहा? आरबीआई नहीं लगा रहा है कि भाई हम तेरे को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, और इससे नीचे तू इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हम तेरे को पैसा 8% के हिसाब से दे रहे हैं, तो तू 10 तो बेचेगा। तो जिस रेट पे आरबीआई दे रही है एक तरीके से उसको रेपो, और जिस रेट पे आरबीआई ले रही है उसको रिवर्स रेपो, 100% यही सत्य नहीं है, इसमें गहराई में और थोड़ी बातें बतानी है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद लैगिंग फैक्टर्स। अब लैगिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लैगिंग फैक्टर्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन दीज indicators are only observable only after an economic trend or pattern has already incurred। थोड़ा सा मतलब अंतर आने वाला है, उसका सिग्नल है लीडिंग इंडिकेटर, और अंतर आने की शुरुआत हो गई, उसका इंडिकेटर है लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। इसको और आसान से समझा दूं, जैसे किसी के शरीर में कोई समस्या होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है, उस पे हल्का हल्का बॉडी इंडिकेट करने लगती है, आदमी जल्दी थकने लग रहा है, ठीक है। आदमी जल्दी थकने लग रहा है, आदमी को भोजन पसंद नहीं आ रहा, या आदमी को नींद नहीं आ रही, स्लीपलेस नाइट्स जा रही है उसकी, तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स है। समस्या की शुरुआत हो गई, उसके लिए आते हैं सिम्टम्स, बुखार हो गए, बुखार हो, वो लैगिंग है। सिम्टम्स, वो एक सिग्नल आ रहा है, वो है लीडिंग, और सिम्टम्स आने लगे, मतलब सिम्टम्स तब आते हैं जब बीमारी पकड़ चुकी है आपको। मान लीजिए स्पॉट्स आ गए फेस पे, पैरों में दर्द चालू हो गया, या किसी के आईलैशेस डिस्टर्ब हो गए, किसी ऐसी कुछ फीवर आ गया, हेडेक हो गया, ये सब क्या है? लैगिंग इंडिकेटर, जब समस्या की शुरुआत हो गई। और जब समस्या हो गई और डिस्टर्बेंस आ गया, वो है मेरा कॉन्करेंट इंडिकेटर्स, मतलब कि समस्या चल रही है और उसके साथ अब क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब जैसे आदमी के पास मान लीजिए समस्या आ गई, किसी को हाई फीवर हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या किसी को चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, तब पूरा रेडिश हो जाएगा, या जो भी उस वक्त जो भी समस्या थी, भाई कुछ भी काम करने लायक नहीं। सिम्टम्स है कि मतलब बीमारी पास है, ये लेवल है, दूर है तो लीडिंग, थोड़ा पास है तो लैगिंग, और हो गया अब क्या समस्या? कॉन्करेंट। तो भाई आज की तारीख में अगर वॉर चल रहा है और वॉर की वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में डालेंगे? कॉन्करेंट। समस्या चल रही है और समस्या का आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है, बात समझ में आ रही है? ये कॉन्करेंट है। क्लियर है बात? किसी को कुछ पूछना है? अब एग्जाम्पल में अगर लैगिंग की बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो ये क्या है? समस्या आने वाली है, तो उसके लिए कंपनियों ने पैसा बचाने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना चालू कर दिया, भाई जाओ अब हम आगे नहीं फेस कर पाएंगे। या गवर्नमेंट या कंपनियों ने बोला कि भाई हम किसी को निकालते नहीं है, लेकिन कस्टमर्स को बता दिया हम आपको महंगा बेचेंगे, 10 की चीज 14 की आएगी, लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए। समस्या आती है तो अच्छा अच्छा होता है या खराब खराब होता है? तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? और हम पूरा चिंतन अच्छी चीजों को पास लाने के लिए पढ़ रहे हैं या खराब चीज से बचा जाए उसके लिए पढ़ रहे हैं? कुल मिला के हम क्राइसिस से बचना चाहते हैं भाई, गुड मार्केट से थोड़ी बचना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी इतना पोस्टमार्टम करेंगे भाई। अगर कोई अच्छा टाइम आने वाला है तो उसके लिए तो हाँ सिग्नल उसके भी मिलते हैं कि अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन अच्छा टाइम आने वाला है उसके लिए हमें लोड नहीं लेना है, लोड तो हमें
बुरे टाइम के लिए लेना है, ठीक है। एक बार ये पढ़ लीजिएगा, तीनों क्लियर है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको। अब आ जाते हैं अपन ग्रेट डिप्रेशन, 3 क्राइसिस की चर्चा करेंगे क्योंकि आपका चैप्टर बिजनेस साइकिल पर है, तो 3 क्राइसिस डिस्कस करेंगे। एक बार ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 आप खुद रीड करिए, हाँ पढ़िए एक बार, बुक नहीं है। 3 क्राइसिस इन्होंने दिए हैं, 1930s की, फिर आपकी 2000 की, फिर 2008 की, फिर 2020 की। अच्छा आप एक ट्रेंड देखिए, मैंने आपको उस दिन साइकिल कल 2008 से चालू करी थी, उससे पहले 2000 की और इन्होंने बता दी एग्जैक्टली 2000, 2008, 2020, 2027, 8 12 ऐसे चल रहा है। एक साइकिल 8 साल में कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल 12 साल में कंप्लीट हो रही है। तो अगर इसी ट्रेंड को अगर मोटा मोटा पहले मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो 2027 बाद नेक्स्ट कब आएगी? 39, और जो मैं 40 मान के चल रहा हूँ वैसे 2040 में अच्छी क्राइसिस आएगी। हाँ थोड़ी मोटी तो चलती रहती है, आदमी बीमार तो हल्का फुल्का तो होता ही रहता है, सर्दी जुकाम तो चलता ही रहता है। हाँ वो बड़ा क्राइसिस 100-150 ईयर्स में आता है, और इस वक्त जो एक्सपेक्ट था, हाँ वो मेजर क्राइसिस आता है। वो मेजर क्राइसिस वॉर की वजह से हो सकता है, वो मेजर क्राइसिस आपका किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसा कोविड में आ गया था, ठीक है। कोविड की क्राइसिस भी अच्छी क्राइसिस थी, अच्छी खासी क्राइसिस थी। 2020 की क्राइसिस, लोगों के जॉब्स गए थे, खाने पीने को नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, सब आपने वॉच किया हुआ है। उस वक्त शेयर मार्केट टूट गया था, बिजनेस नहीं चल रहा था, कई लोगों के बिजनेस तो 3-3 4-4 महीने जीरो सेल पे थे भाई। लोग मरने पे, खरीदने कौन आएगा? अब इमेजिन करिए खिलौने की दुकान है, उसकी दुकान चल पाई होगी ऐसे टाइम पे? भाई खिलौने कौन लेने जाएगा ऐसे टाइम पे, ठीक है। फर्नीचर की दुकान चल पाई होगी? नहीं चल पाई होगी। क्या गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियां बिक पाई होंगी? नहीं बिक पाई होंगी। क्या किसी ने नया मकान खरीदा होगा? सब बहुत रेयरली, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें आप देखेंगे, जो ऐसे टाइम पे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा चलते हैं, ठीक है। जिसको जो नहीं मिलेगा तो आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक बार 1930 का डिप्रेशन पढ़िए, फिर अपन नेक्स्ट 2 क्राइसिस भी डिस्कस करेंगे। अभी सब पढ़ लीजिए, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। पढ़ लिया? बताइए 1930 में क्या क्राइसिस थी? सर 3% से वर्ल्ड वाइड जीडीपी की वो गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? ये क्राइसिस क्यों आई थी? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, ठीक है। तो आपको जब भी क्राइसिस पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए पहले तो वो क्राइसिस आई क्यों, और फिर उसका आउटपुट क्या रहा, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, और बताइए। इनफ्लो, प्रॉफिट रिड्यूस हो गए थे, ठीक है। और मतलब
डिफ्लेशन आ जाता है। डिफ्लेशन मतलब जो प्राइसेस कम हो रही है, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक्स का कहना था कि लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है। लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब लोग खर्चा कम कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने आपको कल बताया था इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हम चाहते हैं लोग खर्चा ज्यादा करें, खर्चा ज्यादा करेंगे तो कोई कमाएगा और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने खर्चा कम कर दिया था, जिस वजह से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पॉज आ गया। इट इज जस्ट लाइक आप पैडल चला रहे हो, साइकिल मारे हो, अब दूसरा पैडल आपने नीचे डालने से, नीचे भेजने से रोक दिया कि अब ये नीचे नहीं जा रहा, तो वो वाला ऊपर भी कैसे आएगा? हाँ। अगर राइट वाला आप नीचे नहीं करोगे तो लेफ्ट वाला ऊपर भी नहीं आएगा। तो ये साइकिल है, ठीक है। और 1933 में रिकवरी हुई थी। कितने साल लगे? लगभग 3 साल लगे। 1933 में रिकवरी हुई, ठीक है। फिर मनी सप्लाई ऑफ मनी नहीं हो गई। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुई, कैसे? इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गोल्ड वो भी इंक्रीज हो गया था। कैसे? वो कैसे तो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गोल्ड कैसे बढ़ा, बताओ प्रियांशु। मतलब फ्लो ऑफ गोल्ड बढ़ गया मींस व्हाट? ये तो तब हुआ ना जब चीज अच्छी होने लगी। इंपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट दोबारा स्टार्ट हो गया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोबारा स्टार्ट हो गया। यूएस अपना डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड ले रहा है। करेक्ट। पॉइंट फिर से बोले, इनफ्लो ऑफ गोल्ड। हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर के टाइम, अच्छा गोल्ड हमेशा से एक इंटरनेशनल करेंसी थी, मतलब डॉलर तो अब चल रहा है, पहले गोल्ड चलता था। और वर्ल्ड वॉर के टाइम जिन जिन के पास गोल्ड अच्छा खासा था ना, और सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट अटैक पे थी, तो एक गेम खेला यूएस ने और बोला कि भाई, अमेरिका ने, कि भाई ऐसा करो, हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत काम इंतजाम है, आप एक काम करो, अपना गोल्ड हमारे पास सेफ सिक्योरिटी में रख दो, जस्ट लाइक अपन बैंक लॉकर में रख। कंट्रीज ने रख दिया। बोला आप कोई पैसा रखोगे तो बदले में कोई रसीद तो दो। तो उन्होंने रसीद के बदले डॉलर का कागज दे दिया, ये लो डॉलर, उतने बराबर का डॉलर ले लो जितने का आपका गोल्ड है, ये डॉलर वापस करोगे गोल्ड ले जाओगे। एक तरीके से रसीद दी इन्होंने, वो रसीद डॉलर के टर्म्स में थी। और ने बोला कि चिंता की बात, बोले हम सादी रसीद इसलिए दे रहे हैं, डॉलर इसलिए दे रहे हैं, आपको भी भरोसा होगा कि भाई, और हर कोई इंटरनेशनल करेंसी चाहता था उस वक्त, आज भी चाहता है। बोले ठीक है भाई। और दूसरा उन्होंने बोला कि भाई आपको डॉलर मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम आपको सादा कागज दे रहे हैं, ये डॉलर भी आप कहीं भी चला सकते हो। यस, तो हम आपको वैल्यू के बदले वैल्यू ही दे रहे हैं। लोगों ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। फिर जब सब कुछ ओके हो गया, तो इसको फिर मैं डिप्रेशन से लिंक करता हूँ, क्राइसिस से 1930। सब कुछ ओके हो गया तो लोगों ने बोला, मतलब अदर कंट्रीज ने बोला कि भाई आप ये अपना डॉलर पकड़ो, हमको वहाँ गोल्ड दे दो। बोले गोल्ड का क्या खरीदोगे? बोले ट्रांजेक्शन ही करोगे ना। बोले ये डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड है, डॉलर से करो। और लगभग कुछ इसी तरीके से वर्ल्ड में डॉलर एज ए इंटरनेशनल करेंसी डेवलप होता चला गया। और लोगों को उस पर इसलिए भी भरोसा था क्योंकि उसकी अपने आप में इकोनॉमी ठीक ठाक थी, और मेन उसके पास डिफेंस अच्छा था, सिक्योरिटी अच्छी थी, और लोगों को कॉन्फिडेंस था कि हमारा गोल्ड वहाँ सेफ है। लेकिन पता पड़ा गोल्ड वहाँ सेफ क्या, आपने तो दूध की रखवाली करने के लिए किस बिल्ली को लगा दिया। बिल्ली के पास तो दूध सेफ ही होगा क्योंकि वो और किसी को देगी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से गोल्ड वहां पहुंच गया। अब इनफ्लो ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड कहाँ आया है? कौन सी कंट्री की क्राइसिस पड़ रहा है भाई? समझ गए? इनफ्लो ऑफ गोल्ड, ये यही गोल्ड आया जो दूसरी कंट्रीज का, यूएस की क्राइसिस को ओवरकम कर गया। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं दो चीजें पूछूं, क्यों हुआ था? वर्ल्ड वॉर की वजह से। करेक्टिव मेजर्स क्या हुए? बेकार क्या हुआ, मतलब नेगेटिव आउटपुट क्या हुआ? यही हुआ, लोगों की नौकरियां गई, प्रोडक्शन गिर गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, लोगों के एक्सपेंडिचर्स रुक गए, इस वजह से ट्रांजैक्शंस, मनी सप्लाई डिस्टर्ब हो गया, रोटेशन डिस्टर्ब हो गया। और करेक्ट कैसे हुआ? इनफ्लो ऑफ गोल्ड कैसे आया, वो स्टोरी आपको मैंने बताई थी। अब मैं नेक्स्ट है आपकी 2000, ये कौन से कंट्री की है? ये भी काइंड ऑफ यूएस की है, देखो। वही। और नेक्स्ट, तो ये भी यूएस की है, यूएस। अब ये क्या है? .com तो ऑलमोस्ट ग्लोबल है। सब यूएस का ही क्यों है? अब उसको समझिए। कंट्रीज, ऐसा नहीं है कि सारी क्राइसिस यूएस में आती हैं। अभी इंडिया में भूकंप आया था कुछ टाइम पहले, रेगुलर आता ही रहता है वैसे तो, न्यूज में आप सुनते रहते हुए। एक भूकंप आया था नॉर्दर्न एरिया में, जिसका पता पड़ा कि जिसका जो ओरिजिन था वो नेपाल था।
ठीक है, सुना था भूकंप। और ये मतलब और भी कई है, मैं जिस भूकंप की, जिस अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2015 के अर्थक्वेक की। हाँ, वो केदारनाथ वाला दूसरा। ठीक है, नेपाल में इतना हाई स्केल का अर्थक्वेक आया था कि वो दिल्ली तक इम्पैक्ट डाला था उस अर्थक्वेक ने। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो। और नेपाल नेपाल और आसपास के जितने भी स्टेट्स थे इंडिया के, और चाइना में भी थोड़ा बहुत उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट था, और नेपाल डिस्ट्रॉय हो गया था काफी हद तक। और इतना हो गया था कि अच्छा, उस टाइम पे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस मच बेटर थे। मतलब नेपाल का झुकाव चाइना की बजाय इंडिया की तरफ ज्यादा था। तो तब मैं दिल्ली में आर्टिकलशिप कर रहा था, तो मुझे याद है कि हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट्स नेपाल के लिए कॉन्ट्री किया था डोनेशन। इतना लविंग बॉन्ड था। और भी कॉलीग्स कर रहे थे तो मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा नहीं, मैंने 100 रुपए की अपने हिसाब से। तो ऐसे स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे जो भी पढ़ रहे थे वहाँ पे, या जो भी न्यू जॉब में थे, या जो भी अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब भूकंप तो इंडिया में भी आया था, लेकिन उसका ओरिजिन नेपाल में था। उसी प्रकार से जितने भी ये यूएस बेस्ड क्राइसिस आई है, डिप्रेशन आए, ओरिजिन वहाँ था, लेकिन इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को डाला इन्होंने। ठीक है, और आज की तारीख में अगर यूएस की बात करो, आज की तारीख में क्या, आज से 50-100 साल पहले भी यूएस की बात करूं, तो यूएस से लगभग हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी तौर पे एसोसिएटेड है। भाई हमारा कितना डिपेंडेंसी है यूएस पे, आप इसी बात से समझ लीजिए कि ट्रम्प साहब मोदी जी को टैरिफ के नाम पे डरा देते हैं। टैरिफ बढ़ा दूंगा। टैरिफ क्या है मालूम है? क्या? बस कस्टम ड्यूटी, कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो मैं 50 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, तुम्हारा 150 का हो जाएगा, 150 का कोई लेगा ही नहीं। मतलब हम बस इसी बात पे डर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूएस में बिक नहीं पाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है। फार्मास्यूटिकल हम पूरा अच्छा खासा यूएस पे डिपेंडेंट है। वो दवाई जो इंडिया में 2 रुपए की मिलती है, वहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में बिकती है। मीट अच्छा बिकता है बड़ी कंट्रीज में। जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, वहाँ बीफ और मटन और ये सब नॉनवेज इन प्रोडक्ट्स अच्छे बिकते, और वो यहाँ से जा रहे हैं। मतलब वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स है इंडिया। ठीक है, तो पॉइंट कितना आप देखिए ना, तुमने अगर मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुम मेरी कॉलोनी में माल बेचने आओगे तो मैं 25 रुपये महंगा करवा दूंगा, बस इतना ही। और तुम्हारा मतलब कितना माल हम पे डिपेंडेंट होगा कि तुम इस चीज से डर रहे हो। बात समझ में आ रही है? क्या अपन डिस्कस कर रहे थे 1930 किया, फिर 2000 पे आया, 2000 और 2008 में अभी डिस्कस करूंगा। मोटा मोटा हर क्राइसिस में ना कुछ चीज कॉमन होती है। मैं पहले वो समझा दूं, ये 2 क्राइसिस फिर लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। जितना डिस्कस करें समझ में आ रहा है? एक इंडिया का ट्रेंड एक और बता दूं, अभी मेरे को याद आया तो मैंने चर्चा करना उचित समझा आपसे। 2008 मैंने आपको बताया था, उल्टा चलते हैं। अभी 227 में क्राइसिस देख रहे हैं हम, मोटा मोटा आई गई, डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन मतलब डिक्लेयर एक्चुअली पता है जब हो जाती है, निकल जाती है ना, तब बोलते हैं अरे क्राइसिस आई थी। क्यों? अभी नहीं बोलेगी गवर्नमेंट, नहीं बोलेगी मंदी चल रही है, मंदी चल रही है, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोलेंगे, नहीं तो और खराब हो जाएगा सिचुएशन। हाँ, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल सही, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो 2027, अच्छा जब कोविड में भी मंदी आई, कोविड में दिख रहा है क्राइसिस है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने ओपनली नहीं बोला कि ये क्राइसिस है। अभी मैं एग्जांपल सी इंटरमीडिएट में दे रहा था, आपको भी वही एग्जांपल देता हूँ। बाहुबली मूवी देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड नहीं, बिगनिंग देखिए आपने? उसमें जो है एक वॉर होता है, और उस वॉर में वो पता नहीं कौन से खतरनाक प्राणी आते हैं, और बाहुबली की माहेश्वती होती है शायद उसकी सिटी, तो उससे युद्ध करते हैं। याद है वो डाकू जैसे भयानक जैसे बन के आते हैं, काले काले, और वो पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे होते हैं, यश्य वैश्य पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हावी हो रहे होते हैं बाहुबली की सेना पे। तो बाहुबली के सेना में एक सेना का एक सैनिक डर जाता है और बोलता है मृत्यु, अटैक हो रहा है, और वो बोलता है, उसके मुंह से निकल जाए ये तो मृत्यु है। मतलब कटते जा रहे हैं, पिटते जा रहे हैं, और जैसे ही उसने बोला मृत्यु, सब बोलने लगे मृत्यु, हाँ मृत्यु, हाँ मृत्यु, हाँ मृत्यु, ये तो मृत्यु है, ये तो मृत्यु है। फिर बाहुबली को सीन में आके बोलना पड़ा, क्या है मृत्यु, क्या डर रहे हो, मरना है तो मार के मरेंगे। तो अगर उस वक्त बाहुबली भी बोल देता मृत्यु, कोलैप्स, सिस्टम कोलैप्स।
तो अगर आज गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल दे यही क्राइसिस है, तो फिर collapse। भाई जो उसके भरोसे बैठा है वो तो निपट गया। भाई आपके परिवार में भी कभी ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आया होगा, लेकिन पापा ने कभी नहीं बोला होगा। देख रहे हो आप, समझ भी रहे हो आप, डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर नहीं होता। Declare नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ। पापा ने, मम्मी ने, जो भी अर्निंग मेंबर है, क्योंकि उसको मालूम है उसी के कॉन्फिडेंस पे ये परिवार टिका हुआ है। हम्म। बात समझ में आ रही है? Yes, sir। तो अगर गवर्नमेंट आज बोल दे क्राइसिस, दैट्स इट, गेम ओवर। दूसरी तरफ पॉजिटिव एग्जांपल भी देता हूं। बाहुबली पिक्चर में ही वो दूसरा कौन होता है विलन बाहुबली का? वो भाई उसका भल्लाल हाँ, देव। भल्लाल देव। तो भल्लाल देव की मूर्ति लग रही होती है, हाँ 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 और भल्लाल देव की मूर्ति लगाते टाइम लेबर से रस्सी छूट जाती है और बाहुबली आके रस्सी पकड़ लेता है हाँ और बचाता है। बहुत लोग लाइन से लगे होते हैं पकड़ने के लिए, देखा होगा सीन। और बाहुबली जो है रस्सी पकड़ लेता है और रुक जाती है गिरने से मूर्ति। और फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके जस्ट पीछे होता है, वो उसको पहचान लेता है, मतलब उसके फादर की और उसकी शक्ल सेम होती है, उसको पहचान लेता है बाहुबली। तो उसके पीछे जितनी यूथ होती है उसको मालूम ही नहीं है कौन बाहुबली, तो वो भी सुन के बोलते हैं बाहुबली 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 बाहुबली, और फिर वो खड़ी होने लगती है मूर्ति। सब में मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों कहीं ना कहीं फैलती है बात। सारा वही सीन देखा होगा ना, सब पीछे बोलते चले जाते हैं बाहुबली बाहुबली। और बच्चे बच्चे जो यंग यंग खड़े हैं, उनको मालूम ही नहीं बाहुबली क्या, लेकिन उनको लग रहा है कोई मंत्र है शक्ति देने का, तो बाहुबली। आप इमेजिन करो, इसको आपसे ही लिंक करता हूँ। अगर आप छोटे बच्चे हो और आपके एग्जाम के दौरान स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं और आपके फादर या ग्रैंडफादर आपको बोल देते हैं जय माता दी, तो आप समझते हो कि एग्जाम जा रहे हैं तो जय माता दी बोलना है। कई बच्चे तो कॉपी में लिखने लगते हैं जय माता दी। होता है कि नहीं होता? ये कहीं ना कहीं भाई पॉजिटिव टेक का है। कोई भाई हरिओम लिख दे, कोई जय माता दी लिख दे, इतना होने लगा था कि बोर्ड्स को अनाउंस करना पड़ा ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, मन में बोलो जो बोलना है, ये सब एक ओम हरिओम और ये सब, क्योंकि भाई फिर आप रिलीजियस चीजों को आप एग्जाम पैटर्न पे नहीं डाल सकते। कोई बोले वाहेगुरु, कोई बोले हरिओम, कोई बोले जीसस दी ग्रेट, तो ये सब नहीं चलेगा ना भाई। हर कोई किसी ना किसी का कोई ना कोई ईस्ट है, तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। खैर, बट पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करने का एक तरीका है। अपन सुबह उठते हैं राधे राधे जय श्री कृष्ण, जो भी जो जैसा चलता है सब क्या चलता है जी। बड़ा वाला क्राइसिस कहाँ है? बड़ा वाला क्राइसिस देखो, बड़ा वाला क्राइसिस तो बड़ा ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है जब सिस्टम कोलैप्स हो जाए। वो कब होगा? वो तब होगा जब डिस्ट्रप्शन होगा। देखो, इससे रिलेटेड एक और चीज बता दूं, आप सवाल बिल्कुल सही कह रहे हो, पूछ रहे हो, ठीक है। खैर, मैं एक चीज पे बताना चाह रहा था, डिस्ट्रप्शन मुझे याद दिलाना, मुझे डिस्ट्रप्शन पे कुछ बोलना है। और मैं अभी जो क्राइसिस बताने वाला था, मैं फिर बाहुबली और ये सब स्टोरी सुनाने लगा, मुझे वो बताने दो। 2027, इससे पहले 2020 तो आप एक्सेप्ट ही करोगे, कोविड आपने देखा हुआ है, क्योंकि और वो आपकी लाइफ का पहला क्राइसिस देखा होगा आपने, जो होश में थे आप। 2008 में पैदा हुए, बोल क्या पता पड़ेगा, महीने भर बच्चा क्राइसिस चल रही, बोले अच्छा मेरा भी मुझे क्राइसिस में ही होना था। ठीक है, उससे पहले 2008, हाँ उससे पहले 2000, और उससे पहले 1991। 70 साल में ऐसे थोड़ी क्राइसिस नहीं है, ये ग्रेट क्राइसिस थी। मैं इंडिया की बात करूँ, 1991 में क्या हुआ था? स्कैम तो इंडिया मामूली बात है, इट्स लाइक पेनिट्स, होते रहते हैं, नॉट समथिंग ग्रेट। बात करें 1991 में कुछ ऐसा हुआ था, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से एसएमएस साहब फेमस हो गए, सरदार मनमोहन सिंह, और उनको उस समय तक का ग्रेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बोला गया। उस समय पीएम नहीं थे उस वक्त इंडिया में, मात्र लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महीने भर का पैसा था बस। मतलब महीने भर बाद इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ खत्म, कोलैप्स। लगभग वही सिचुएशन जिस सिचुएशन में सुनने में आता है आज पाकिस्तान है, लगभग उनके पास भी 15-20 दिन का ही पैसा बचा है, और उसी के लिए वो बार बार आप नोटिस करें। देखिए, मैं टॉपिक निकालता जा रहा हूँ, आप समझ तो पा रहे हैं ना सारी चीजें। पाकिस्तान किसी भी, आप वो देखिए, इंटरनेशनल फोरम पे जाता है, कोई भी बात रखता है, एट द एंड लोन मांग लेता है। देखा है आपने? देखो, ठीक है, अपन अच्छे वर्ड यूज करें, हाँ ठीक है, वो मतलब अब क्या करें, उनकी सिचुएशन हेल्थ ऐसी है।
क्या करें? अब आप ये देखिए ना, वो बार बार IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रहा है। आप इमेजिन करिए, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर छोटा मोटा जो चालू हो गया था और वो रुका, तो पता है मतलब US ने बोला रोको, ऐसा कहा जा रहा है, सीज फायर करो, रुक जाओ। तो पाकिस्तान ने उसकी कंडीशन क्या रखी, ठीक है हमको इतना लोन दोगे। सच बात है। और उनको पता नहीं कितना है, मैं फिगर्स भूल रहा हूँ, फंड मिला IMF से। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जस्ट लाइक मिनी वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं आप। तो उससे पैसा मिला, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है भाई। अगर पैसा नहीं है मेरे पास, या तो मेरी कमाई बढ़े या मैं लोन लूंगा, खर्चा तो मेरा चालू है भाई, मैं रोटी तो रोज खाऊंगा। तो IMF तो मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देता है। हाँ देते हैं ना, तभी तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते जा रहे हैं। तभी तो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान किस तरीके से US की चाल में फंसता चला जा रहा है। भाई अपन 1 लाख का लोन ले ले, पर्सनल लोन, उसमें तो 25 पेज का फॉर्म साइन करवा लेते हैं, एग्रीमेंट, और इतनी जरा जरा सी चीजें लिखी होती है कि मतलब क्या बोलूं मैं, कौन सा लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको देख के पढ़ना पड़ता है। तो सर इंडिया में भी तो मतलब जो LPG पॉलिसी है उससे कुछ US को बेनिफिट हुआ होगा। पॉइंट वो भी आ जाता हूँ, चलो पॉइंट पे पॉइंट निकल रहा है यार आज यार, मैं खत्म ही नहीं हो पा रहा। ऐसा तो यही करना है, ठीक है। अब वो भी बता देता हूँ, ट्वेल्थ ठीक है। मैंने क्या बोला था, मुझे क्या बता रहा, पहले जो मैं बताना चाहता था वो टॉपिक मेरा भूलने मत दो। एक डिस्ट्रप्शन, और ये जो लोन वाला, कौन सा लोन वाला? अरे ये पाकिस्तान को बता दिया ना कि वो, हाँ इंडिया का बता रहा था। तो 1991 में वही पोजीशन थी जो आज लगभग पाकिस्तान की है, और हमारे पास पैसा नहीं बचा था, तो LPG पॉलिसी लाई गई, और इसको उस वक्त का ग्रेटेस्ट रिफॉर्म बोला गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप IED में भी इसको पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में अभी भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने मोटा मोटा ये बोला कि भाई लिबरल कर रहे हैं पॉलिसी, व्यापार करना इंडिया में मुश्किल है, हम पॉलिसी इजी करें, आइए धंधा करिए, प्राइवेट प्लेयर्स को इंडिया में वेलकम किया। अब इस प्राइवेट प्लेयर्स से मुझे एक और स्टोरी याद आ गई, वो भी बताता हूँ शॉर्ट में। इंदिरा गांधी के टाइम इंदिरा गांधी ने कोका कोला को बोला बाहर निकलो, हमें नहीं चाहिए, इंडियन ब्रांड्स बिकेंगे। और फिर थोड़े टाइम बाद 1991 में मनमोहन सिंह ने बोला इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो कोका कोला बोला क्या मजाक बना रखा है, एक बोलता है निकलो, दूसरा बोलता है आ जाओ। क्योंकि उस वक्त हमें जरूरत पड़ी, तो हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स को कॉल किया, और आज देखिए कितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। LPG पॉलिसी की बात करें तो हमारे ऊपर भी वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशंस लगाई थी जब हमने भी लोन लिया था, और उसमें से एक कंडीशन ये है कि टाइम टू टाइम इंडिया अपने पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट करेगी, और वो करती जा रही है। आज देख लीजिए ना, डिफेंस और रेलवे छोड़ के बाकी कहाँ पे हम प्राइवेट नहीं है, एयरपोर्ट भी लगी। सब कुछ प्राइवेट हो गया, और होता ही चला जाएगा। रेलवे भी ट्राई की थी बीच में प्राइवेट, याद है एक ट्रेन आई थी तेजस, प्राइवेट ट्रेन थी वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलायंस की थी वो, रिलायंस बड़े भैया नहीं छोटे भैया की, अनिल अंबानी, उनका वेंचर था किसी के साथ, मतलब एक उनका पार्टिसिपेशन था। तेजस ट्रेन आई थी, लखनऊ से पता नहीं कहाँ दौड़ती थी, इन दिल्ली साइड कहीं जाती होगी, वो पहली प्राइवेट ट्रेन थी इंडिया की, फिर वो बंद हो गई, नहीं चल पाई। और प्राइवेट थी तो पैसा अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे। इंडियन रेलवे की जो टिकट है वो एक्चुअली बहुत सस्ती है, ठीक है, टिकट में भी लिख के देते हैं वी ओनली चार्ज 42% ऑफ द कॉस्ट। मतलब 100 रुपये आपको पहुंचाने के खर्च हो रहे हैं, बस 42 रुपये ले रहे हैं आपसे, ठीक है। खैर, तो हमने ये टॉपिक हो गया LPG की। 1991 में क्राइसिस आई थी, 1991 में आई इंडिया में क्राइसिस, 2000 में आई, 2008 में आई, 20 में आई, 27 में आई, लगभग देखिए 8 साल 12 साल 8 साल का साइकिल ज्यादा आ रहा है, 8 या 9 साल का, 91 से फिर 2000, तो मोटा मोटा 8-9 साल का साइकिल आ रहा है। तो मैं मोटा मोटा अगर ये पकड़ चलूँ तो हर 10 साल में एक साइकिल घूम रही है, वो 10 की जगह 12 हो सकती है, 10 की जगह 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे, मोटा मोटा एक 10 साल की साइकिल है। तो उसमें क्राइसिस आता ही है, जॉब्स जाते हैं, ग्रोथ रुकती है, प्रोडक्शन कम होता है, GDP गिरती है, या GDP गिरती नहीं है तो भाई मेंटेन रहे वही बहुत है, मतलब जितनी थी उतनी ही रहे और ग्रो नहीं करे। लगभग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 6 से 8% तक की GDP ग्रोथ हो, और हम डबल डिजिट्स की एक्सपेक्टेशन करें तो डबल डिजिट आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अदरवाइज 6% का एक एवरेज रेट चल रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा था, मुझे डिसरप्शन बता रहा था। डिसरप्शन वर्ड कहाँ से आया था, मैं क्या बोलने जा रहा था, फिर डिसरप्शन वर्ड निकला। डिसरप्शन वर्ड कहाँ से आया था, क्या बताया था डिसरप्शन से रिलेटेड मैंने? बताने जा रहे थे, बताइए। नहीं, डिसरप्शन वर्ड ही कहाँ से आया मैंने?
क्या बोला था मैं कि डिस्क्रिप्शन वर्ड आ गया? इनको सवाल पूछा था वैसे। क्या पूछा था अभी आपने? मैं भूल गया। बहुत सारी चीजें निकलती है इकोनॉमिक्स क्लास में, बहुत सारी। इसलिए किस को याद रखे क्या क्या पूछा था? रिकॉर्ड हो रहा है। याद सब रहेगा, कभी दोबारा से पूछेंगे ना तो आप बता दोगे, याद सब रहेगा। अभी तो क्या मूवी है, मूवी को देखते चले जा रहे हो आप, मूवी में याद करते हो, लिख लेते हो कि डायलॉग अच्छा दिया, लेकिन घर जाके याद रहता है ना, अरे वाह क्या डायलॉग। यूपीएससी वाले लिखता है, सही बात है कि यूपीएससी में ना आ जाए। खैर, मैं आपको बताने जा रहा था डिसरप्शन। डिसरप्शन को मैं इकोनॉमिक्स से लिंक करना चाहता था, वो टर्म मैं भूल गया कि कहाँ से चालू हुआ था, याद आएगा तो बताऊंगा। अभी डिसरप्शन का एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट से डिसरप्शन बता देता हूँ। कोई भी चीज जब बनती है, कोई भी चीज जब बनती है उसको कोई बनाने वाला होता है, और फिर बनाने के बाद उसको कोई चलाने वाला होता है, और चलाने के बाद कोई उसको डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। ये हर व्यापार में होता है, हर देश की राजनीति में होता है, और हर प्रोडक्ट में होता है, हर ब्रांड में होता है, हर रणनीति में होता है, और तो और नेचर में भी यही होता है। एग्जाम्पल देता हूँ नेचर का, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा नेचर का एग्जाम्पल देता हूँ। पहले किसी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा ही होगा। हाँ, तो देखा है। तो कितनी मेहनत से वो एक एक तिनका जोड़ के बनाते हो। तो जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो क्या वो खुद रहती है उसमें? नहीं। किसके लिए रहते, मतलब हाँ रहते हैं, बट बेसिकली वो बनाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे उसमें एग्स ले करते हैं, और एग ले करते हैं, और बच्चे निकलते हैं, तो जब तक बच्चे उड़ना ना सीख जाए उसमें रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से, और फिर दिन भर जो मदर बर्ड होती है या जो फादर बर्ड होते हैं वो हंट करते हैं, कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ के लेके आते हैं, पानी वानी ढूंढ के लेके आते हैं, फिर उनको फीड करते हैं, ठीक है। इंसान भी कुछ ऐसे ही करता है, बस इंसान को फीडिंग करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखिए ना, आपके पेरेंट्स यही कर रहे हैं, आप घर में पल रहे हैं, आपके फादर जॉब पे या व्यापार में कहीं ना कहीं पैसा कमाने जा रहे हैं, मदर घर की गृहस्थी का ख्याल रख रही है, और पार्ट टाइम बेसिस पे वो भी कुछ कमाने करने जा रही है। जनरली इंडियन ट्रेडिशन में यही है, ठीक है। बात ये करना चाह रहा हूं मैं कि जब वो घोंसला देते हैं तो उसके बाद कोई उसमें रहता है, मैनेज करता है, तो जो बच्चे होते हैं छोटी मोटी मैनेजमेंट वही कर लेते हैं। आप देखिएगा बच्चे जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो घर को मैनेज वही कर लेते हैं। घर को कैसे मैनेज कर लेते हैं? भाई घोंसले को, भाई कहीं से घोंसला ढीला हो रहा है तो उसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से फंसा ही है ना, स्विंग ही है ना कोई। और फिर उसके बाद जब उड़ जाते हैं तो अपने अपने रास्ते चल देते हैं, फिर कोई ना कोई आके उस घोंसले को डिस्ट्रॉय जरूर करता है। हाँ। देखा है आपने घोंसला? आपने ऐसा कोई देखा है कि बच्चे उड़ गए और लेकिन वो मेंटेन्ड है अभी भी? या तो कोई दूसरी पक्षी आके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या तो वो खुद ही आके करता है, या ह्यूमन भी करता है, या नेचर भी कर देता है। बारिश आ गई, हवा पड़ गई, लेकिन बारिश और हवा तो वैसे भी आती है, तब वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता? बच्चे मैनेज क्योंकि उसको मैनेज करते हैं, और फिर कोई मैनेज करने वाला नहीं है। मतलब थोड़ा सा ढीला हुआ, बच्चों ने सही कर दिया, लेकिन बाद में उड़ गया तो ढीला होते 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 वो बिखर गया। तो किसी भी, ये क्या बता दिया सर आपने, बताना क्या चाह रहे हैं? मैंने 3 फेजेस बताया, बिल्डअप या क्रिएट, मैनेज, डिस्ट्रॉय। क्रिएट, मैनेज, डिस्ट्रॉय। तो इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे पहले क्रिएशन। सवाल क्लियर है मेरा? अच्छा, ये चेन चलती है, लगभग स्टेप्स यही चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट। ये साइकिल है, दोबारा क्रिएशन कैसे होगा? अगर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो दोबारा क्रिएशन कैसे होगा? इसको हिंदू मैथोलॉजी से लिंक करूं? दुनिया किसने बनाई? कौन से भगवान ने? ब्रह्मा जी ने। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले उन्होंने बना के छोड़ दी। मैनेजमेंट का काम किसको दिया? विष्णु भगवान को। इसलिए बार बार अवतार लेके थोड़ा ठीक ठाक करके चले जाते हैं। और जब विध्वंस लाना होगा वो काम किसका है? शिव जी का। साइकिल है ये। और ये कोई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोला, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बकायदा इसको पढ़ाया जाता है। ये साइकिल है। आप एमबीए में भी पढ़ेंगे और अपने सीए में भी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो मैंने आपको क्राइसिस डिस्कस कर ली। ये 2 क्राइसिस रह गई हैं। कौन कौन सी रह गई? एक 2000 वाली रह गई, 2008 वाली रह गई। ये आप घर से रीड करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करके एमसीक्यू कराऊंगा। और ये जो थ्योरी पार्ट थोड़ा सा रह गया है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। वेरी गुड है, एमसीक्यू आप कर सकते हैं वैसे,
और नहीं किए हुए तो कर लीजिएगा, और जो थ्योरी पार्ट रह गया वो करके आइएगा। मेजर पोर्शन में करा चुका हूँ, 2 क्राइसिस कल डिस्कस करके एमसीक्यू डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। अभी तक हमने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है वो हम ये चैप्टर बिजनेस साइकिल तो पूरा कर ही चुके हैं, प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी हमारा हो चुका है। ठीक है, यस वो उतना ही था। हाँ, वो अच्छा उतना ही था बस। चलिए बंद कर दीजिए।